BL कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने छंद के 5 पार्टों को कंप्लीट किया है और यह जो सेशन होगा वह जो होगा रिवीजन। जो छंद अब तक हम लोगों ने 5 पार्ट में पढ़ा है उसको हम लोग एक वीडियो में एक सेशन में रिवाइज कर लेंगे। तो चूँकि अगर आप लोग 5 वीडियो को पढ़ते हैं तो बेहद लाभ होगा ही होगा, लेकिन इस छंद वाले जो पार्ट का जो रिवीजन क्लास है उस एक वीडियो में आप लोग पूरी तरीके से मात्रिक छंद को रिवाइज कर लेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत भी नहीं बचेगी, बेहतर तरीके से आप लोग रिवीजन भी कर लेंगे और चीज़ों को सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज छंद का रिवीजन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना। हम लोगों ने इसके पहले छंद को स्टार्ट किया था छंद शब्द, है ना। जो छंद शब्द है मैंने बताया था कि यह अंग्रेजी के में इसे मीटर्स कहते हैं ना। अंग्रेजी में इसे हम लोग मीटर्स कहते हैं। और जो छंद शब्द की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति जो है छंद की संस्कृत के छेद धातु या फिर कहीं कहीं मिलता है छद धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, ढकना या आच्छादित करना होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि छंद को संस्कृत में छेद धातु और जिसका अर्थ होता है ढकना। और सुनिए, छंद जो शब्द है, छंद शब्द की जो उत्पत्ति है, यानी कि इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति जो है, छंद शब्द की उत्पत्ति जो है वह कहीं कहीं मिलता है चंद धातु से, है ना। जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, आह्लादित करना या खुश करना या प्रसन्न करना, है ना, प्रसन्न करना। छंद शब्द की जो उत्पत्ति है चंद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना या फिर प्रसन्न करना। और छंद का जो प्रथम प्रयोग हुआ था, इसका जो प्रथम प्रयोग हुआ था यह हुआ था ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेद में, जिसे हम लोग प्राचीन वेद के नाम से जानते हैं, है ना। सबसे पुराना वेद के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। और सुनिए, छंद जो शब्द के अन्य नाम है, छंद के जो अन्य नाम है क्या है, इसे हम लोग छंद को हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं पद्य। और इसका दूसरा नाम, एक अन्य नाम छंदस भी कहा जाता है, छंदस। और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पिंगल, है ना, पिंगल कहा जाता है। यह छंद का अन्य नाम है। छंद को हम लोग पद्य भी कहते हैं, छंदस भी कहते हैं और क्या कहते हैं, पिंगल कहते हैं। और इसका जो प्रथम पुस्तक है, जो फर्स्ट पुस्तक है, इसे हम लोग कहते हैं छंद शास्त्र। क्या कहते हैं, छंद शास्त्र, है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। चूँकि इसकी जो रचना है आचार्य पिंगल ऋषि ने के द्वारा किया गया था। इसकी जो रचना है, मान लीजिए, रचना किसके द्वारा किया गया था, आचार्य पिंगल के द्वारा किया गया था, पिंगल ऋषि के द्वारा किया गया था। इसीलिए हम लोग इसको पिंगल शास्त्र कहते हैं। ठीक, और जो छंदों के जो गुरु कहे जाते हैं, छंदों के गुरु, इनका जो नाम है, क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। और इनको क्या कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छंदों के महाप्राण की संज्ञा दी गई है। इनको कहा जाता है छंदों के महाप्राण की संज्ञा दी गई है ना, संज्ञा दी गई है। क्लियर इतना। छंद को अंग्रेजी में मीटर्स कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के छेद धातु से हुई है। और संस्कृत जो छंद शब्द है इसकी उत्पत्ति चंद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना या फिर प्रसन्न करना। छंदों के जो गुरु हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और छंदों के जो मान प्रथम प्रयोग है ऋग्वेद है, जिसको आप लोग प्राचीन वेद के नाम से भी जानते हैं। और छंदों पे जो प्रथम पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी है, छंद शास्त्र या फिर पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छंदों के महाप्राण भी कहे जाते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। इसमें किसी को कहीं दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यह रिवीजन पार्ट है तो थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी में बताना पड़ेगा। और इस रिवीजन पार्ट को आप लोग कंप्लीट करेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जो कि पढ़ने का सही तरीका भी अगर हम लोग माने तो नोट्स के थ्रू ही। क्योंकि आप लोग अगर वीडियो देख के पढ़ते हैं तो चीज़ें भूल भी सकती हैं। अगर मान लीजिए नोट्स कंप्लीट करते जाएंगे तो चीज़ें अपने आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो भूलेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसकी परिभाषा क्या होती है। जो छंद की जो परिभाषा है, परिभाषा, छंद की जो परिभाषा है क्या होती है। छंद की जो परिभाषा है वो हम बोलेंगे कि जिन रचनाओं में या फिर ऐसी रचना जो जो लय, तुक, गति, यति आदि के बंधन से युक्त हो, है ना। आदि के बंधन से युक्त हो या फिर बधी हुई हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, छंद कहते हैं। देखिए, अगर दिखाई ना दे तो इसीलिए हम बोल बोल के लिखते हैं, बोल बोल के चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि अगर मान लीजिए देखने में कभी कोई दिक्कत हो तो आप लोगों उन सारी चीज़ों को हम जो बोलते हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, छंद कहते हैं। क्लियर है, दिखाई तो देना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कोई रचना है, कोई काव्य है या फिर कोई काव्य शैली है, तो उसमें लय, तुक, गति, यत से और इन जितने भी छंद के अंग हैं वो सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होंगी। बिना सम्मिलित के कोई छंद बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये तरह इसकी परिभाषा। अब हम लोग बात करेंगे छंद के कितने अंग होते हैं ना। तो छंद के अंगों की बात करें तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग छंद के अंगों की बात करेंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आए तो आप लोग अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे हमारा जो है मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन बने नहीं। चूँकि क्लासेज बाधित हुई, दिवाली का माहौल था, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, तो वीडियो शूट करने में बड़ी दिक्कत हुई, इसीलिए कंटिन्यू वीडियो पड़ा नहीं, है ना। इसलिए चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करेंगे छंदों के अंग। छंद के मुख्य रूप से
छंदों की अंग, है ना, कितने होते हैं? मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं। कौन कौन सा अंग? पहला, सात अंग कौन कौन से यहाँ दिखाई दे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, है ना? ठीक। पहला जो अंग है इसे हम लोग कहते हैं चरण या पाद, है ना? छंद का जो पहला अंग है इसे हम लोग कहते हैं चरण या पाद। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वर्ण और मात्रा, है ना? दूसरा क्या होता है? वर्ण और मात्रा, है ना? तीसरा क्या होता है? संख्या, क्रम व गण, है ना? गण, गण का मतलब होता है समूह, है ना? इसका मतलब होता है समूह। और एक गण में, यानी कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं, है ना? 3 वर्ण होते हैं। समझ में आया? एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। और चौथा की बात करें तो छंदों के अंग में चौथा हो गया गति। गति का मतलब होता है प्रवाह, इसे हम लोग प्रवाह भी कहते हैं। पांचवा यति, यति का मतलब होता है विराम, इसे हम लोग विराम भी कहते हैं। और क्या हो गया? लघु या गुरु, लघु और गुरु। और सातवां क्या हो गया? तुक, है ना? यह मुख्य रूप से छंद के कितने अंग हो गए? 7 अंग हो गए। ठीक है, यह कितने अंग हो गए? 7 अंग हो गए। इन्हीं सब के अंतर्गत छंदों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग छंदों को अच्छे से तरीके से समझ पाते हैं। अब एक एक चीज़ों को हम लोग, क्योंकि ये रिवीजन पार्ट है तो एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी में चरण या पाद। सपोज कीजिए छंद का मुख्य चरण 4 होते हैं, है ना? कितने चरण? मुख्य रूप से 4 चरणों में छंद जो है विभक्त होते हैं। तो इसे हम लोग चरण कहते हैं। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और यह 4 चरण, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? चरण कहते हैं, है ना? अब देखिए, जो भी चरण है उसमें वर्ण और मात्रा भी तो रहेंगी, ठीक? इसमें वर्णों की गणना की जाती है और मात्राओं की गणना की जाती है ना? तो उसमें मात्रा और वर्ण भी रहते हैं, ठीक? संख्या, क्रम और गण। अब देखिए, इसमें जो छंदों की गणना की जाती है तो उसमें जोड़ने के बाद कुछ न कुछ संख्या आती हैं, है ना? गण की बात हम लोग वर्णवृत्त छंद में या में करेंगे। और क्रम, इसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मान लीजिए कुंडलियों में हम देखेंगे तो यह पहले कुंडलीय छंद बताया गया था, छप्पर छंद, उसका एक निश्चित क्रम होता है। पहले रोल आएगा कि उल्लाल आएगा, उल्लाल आएगा कि रोल आएगा, ये सारे चीज़ एक क्रम होता है ना? गति, हम छंदों को या फिर काव्य शैली को किस प्रवाह में पढ़ते हैं उसी को हम लोग गति कहते हैं, है ना? जिससे मान लीजिए कोई श्रृंगार रस का कविता है तो उसको हम लोग वीर रस में नहीं पढ़ सकते। कोई वीर रस का काव्य है तो उसको हम लोग श्रृंगार रस में नहीं पढ़ सकते, है ना? उसका एक निश्चित लय होता है ना? तो उससे हम लोग गति या प्रवाह कहते हैं। यति या विराम किसे कहते हैं? छंदों को या फिर काव्य शैलियों को जब पढ़ते वक्त कहीं थोड़ा सा अल्प विराम लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, उसी को हम लोग यति कहते हैं ना? यति का मतलब ये होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसको दर्शाने के लिए यति का, कामा का, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है?
लघु और गुरु छंदों को दर्शाने के लिए मात्राओं को लघु या गुरु की मात्रा से दर्शाते हैं ना। अभी हम लोग बताएंगे कि मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है, किन किन लघु की मात्रा किसे कहेंगे, गुरु की मात्रा किस वर्ण को कहेंगे, है ना। तुक, सातों जो है तुक, यानी छंदों का जब हम अध्ययन करते हैं या फिर काव्य शैलियों का जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि लास्ट वाला जो शब्द है समान वॉइस क्रिएट करता है ना। जैसे मान लीजिए स अगर यहाँ आया तो चौथे वर्ड के अंतिम वर्ड भी स, यानी कि यहाँ जो भी आएगा वो समान वर्ड आएगा। अगर यहाँ त आ गया तो यहाँ भी त आएगा, यानी कि समान वर्ण क्रिएट करना या समान वर्ण सुनाई देने को तुक कहते हैं, है ना। जिसे माने रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, चटकाए और जुड़ जाए। देखिए आया ना, तो एक समान वर्ड आया और समान वॉइस क्रिएट हुई, समान आवाज़ निकली, उसी को हम लोग तुक कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। ये हम लोग पढ़े छंदों के अंग। छंद के कितने अंग होते हैं? मुख्य रूप से 7 होते हैं। चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या क्रम और गौण, गति, यति, लघु और गुरु और तुक। ये हो गए छंदों के अंग, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे छंदों के भेद। ठीक है, छंदों के कितने भेद होते हैं? हमने बताया था छंद के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको 2 मिलेगा, कहीं 3 मिलेगा, लेकिन हमने बताया था छंदों के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 4 होते हैं, है ना। कौन कौन से बताया था? छंदों के कितने भेद बताया था? 1 मिनट। अब पढ़ेंगे हम लोग छंदों के भेद। छंद के भेद, है ना। छंद के कितने भेद हम लोगों ने मुख्य रूप से बताया था? हमने बताया था मुख्य रूप से छंद के 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा? चार्ट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट चार्ट बनेगा। पहला कौन सा? मात्रिक छंद दिखाई दे रहा है? साफ नहीं दिखाई दे रहा, इससे हम लोग ब्लैक वाले से ही लिखते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद या वर्णवृत्त छंद, इसी कहते हैं वर्णवृत्त छंद, उभय छंद, उभय छंद, और एक होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद, ठीक ना। यह मुख्य रूप से कितने भेद होंगे? 4 भेद होंगे। इसमें बताया गया था कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है ना। इसको आप लोग रिवाइज कर रहे हैं तो इसमें मात्राओं की गणना की जाएगी, मात्राओं की गणना की जाएगी। वर्णिक या वर्णवृत्त से आप लोगों को सबसे स्पष्ट हो रहा है किसमें किसकी गणना की जाएगी? वर्णों की गणना की जाएगी ना, वर्णों की गणना की जाएगी। और उभय छंद में, उभय का मतलब कॉमन, तो इसमें मात्रा
व वर्ण दोनों की गणना की जाएगी। और मुक्तक छंद नाम से यह स्पष्ट है कि यह वर्णों और मात्राओं की गणना से मुक्त होगा, है ना, इसीलिए हम लोग इसे मुक्तक छंद कहते हैं। इसमें ना ही मात्रा की गणना की जाएगी, है ना, और ना ही वर्ण की गणना की जाएगी, है ना। मुक्तक छंद को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग आधुनिक छंद के भी नाम से जानते हैं ना, आधुनिक छंद के नाम से आधुनिक छंद के नाम से जानते हैं। इस युग की जितनी भी रचनाएं होती हैं या फिर आधुनिक युग में जितनी भी रचनाएं होती हैं यह मुक्तक छंद में लिखा जाता है ना। और इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं केचुआ छंद, केचुआ छंद। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रबड़ छंद, रबड़ छंद। हम लोग इसको क्या कहते हैं, रबड़ छंद। समझ में आया। और मुक्तक छंद में जो प्रथम रचना है, मुक्तक छंद में जो प्रथम रचना है उसका नाम है जूही की कली, है ना, जूही की कली। मुक्तक छंद की जो प्रथम रचना है वह जूही की कली। और इसके रचनाकार जो है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। यह मुक्तक छंद हम लोग पिछली वीडियो में संभवतः इसको हम बताना भूल गए थे, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। छंद के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से कितने भेद, 4 भेद होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद या वर्णवृत्त छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। वर्णवृत्त छंद में ही हम लोग जो गण है, गण मुख्य रूप से कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। इन्हीं गणों को हम लोग क्या कहते हैं, दशाक्षर कहते हैं, दशाक्षर कहते हैं। इन्हीं वर्णवृत्त में हम लोग गण का अध्ययन करेंगे, है ना, कि गण कितने होते हैं, गणों की गणना कैसे की जाती है ना, कैसे हम लोग पता करेंगे इसमें कितने गण होते हैं, किसको कौन सा गण कहा जाता है, ये सब वर्णवृत्त में करेंगे। क्योंकि ये मात्रिक छंद का ये रिवीजन पार्ट है, तो जब वर्णवृत्त वाला पार्ट हम लाएंगे तो उसमें गणों के बारे में हम बताएंगे किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मात्रिक छंद, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसकी ड्यूरेशन लेकिन यह है कि ये रिवीजन पार्ट है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। एक बार रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो मात्रिक छंद है उसको आप लोग कंप्लीट रिवाइज कर सकेंगे पूरी तरीके से। और कोशिश करेंगे कि अब कंटिन्यू आप लोगों को कंटेंट मिलता रहे, क्योंकि अब दिवाली ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से। अब लमसम में माहौल शांत के कगार पे ही है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रिक छंद। एक मिनट। अब लोग मात्रिक छंद का विभाजन करेंगे ना, कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, है ना। मात्रिक छंद, है ना। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, अभी हमने बताया कि मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, मात्रिक छंद के मुख्य रूप से कितने भेद, 3 भेद होते हैं, है ना। इसे फ्लो चार्ट बोलते हैं, क्योंकि आप लोग लिख लिख के याद करेंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मात्रिक छंद को
पहला सममात्रिक, मात्रिक छंद, और दूसरा जो है अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। और जो तीसरा छंद है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, है ना। मात्रिक छंद को हम लोग कितने भागों में बांट दिए, 3 भागों में मुख्य रूप से, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम सममात्रिक छंद, है ना। सममात्रिक छंद किसे कहेंगे, हमने बताया था कि सममात्रिक जिसमें चारों चरणों में मात्राओं की जो संख्या हो समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सममात्रिक छंद कहेंगे। मैंने बताया था कि अगर 4 चरण हैं, है ना, 4 चरण हैं, तो इसमें जो मात्राओं की जो गणना करेंगे हम लोग उसमें चारों चरणों में समान समान। मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए इसमें 24 मात्रा हैं तो इस चरण में भी 24 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा और इसमें भी 24 मात्रा होती है। क्लियर, इतना क्लियर है। अब हम लोगों ने इसकी बात की थी कि इसमें हम एक ट्रिक का मेंशन किए थे। मैंने बताया था कि इसका एक ट्रिक बताया था कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, ठीक है। तो हमने एक ट्रिक का जिक्र किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें ट्रिक का मेंशन किया था, बताया था 4 गीत हरि गीतिका, है ना। यह हम लोगों ने ट्रिक अपनाया था कि 4 गीत हरि गीतिका। चूँकि मान लीजिए धीरे वैसे याद करेंगे तो संभवतः भूल जाएगा, तो इसके थ्रू अगर आप याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। हमने 4 से बताया था, क्या बताया था, 4 से बताया था चौपाई छंद, र से बताया था रोला छंद, गीतिका से बताया था गीतिका छंद, और हरि गीतिका से बताया था हरि गीतिका छंद। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 4 गीत हरि गीतिका, तो पहले बताया था चौपाई छंद, रोला छंद, गीतिका छंद और हरि गीतिका छंद। हरा वाला जो कलर है हमको लगता है आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है ना। और आप लोगों को कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही होगी संभवतः। चौपाई छंद, चौपाई देखिए इसमें जो मात्राएं होती हैं वो मुख्य रूप से 16 मात्राएं होती हैं। रोला में जो मात्राओं की संख्या होती हैं बस 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26, और वही जैसे मान लीजिए गीतिका है तो 26, इसमें हरि जुड़ गया तो 2 जुड़ गया, 2 वर्ण, तो इसलिए इसमें 28 मात्राएं होती हैं। इतना क्लियर है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और गीतिका में 26, रोला में 24 और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब ये तो दिख ही नहीं रहा, कितना दिख रहा। अब देखिए, चलिए इन सबको थोड़ा सा मिटा के यहाँ चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका यहाँ लिखते हैं ना। चौपाई छंद, रोला छंद, गीतिका छंद,
गीतिका और एक हरि गीतिका। गीतिका छंद, ठीक है। यह जो है मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद के विभाजन में आ जाएंगे। चौपाई जो छंद है इसके प्रत्येक चरण, जैसे मान लीजिए एक चरण, दो चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है। और इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, है ना। और रोला की अगर हम बात करें, पहले चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। अब हम लोग बताए थे कि चौपाई छंद को अगर हमको परिभाषित करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और अगर और मेंशन जोड़ना चाहें कुछ परिभाषा में तो 16 मात्राओं पे यति होती है ना। क्लियर? इतना क्लियर। इसी प्रकार से रोला की बात करें तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो मान लीजिए ये चरण हो गए, 4 चरण। अब हम लोग रोला की परिभाषा दें तो रोला एक सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्लियर? गीतिका में इसी प्रकार से हम लोग गीतिका की बात करें तो इसमें 26 मात्राएं होती हैं, ठीक। गीतिका एक सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, ठीक। गीतिका छंद, हर गीतिका में 28 मात्रा, मान लीजिए इसमें भी 4 चरण। तो बोलेंगे हर गीतिका एक सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। क्लियर हुआ? यह रहा सम मात्रिक का विभाजन, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद इसे कहेंगे। उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, छंद आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लेवल पे मात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम सममात्रिक यही छंद भी आते हैं, है ना। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे आप लोगों के। आप लोग एक कंपटीशन लेवल की भी तैयारी आप लोग करते चले जाएंगे। जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं आप लोग रिवाइज करते जाइए, ताकि आप लोगों को, चूँकि अगर आप कल पे कोई चीज़ डालेंगे तो वो सारी चीज़ें खराब ही हो जाती हैं, वो याद नहीं होती हैं, वो कल कभी आता ही नहीं है, ठीक ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? देखिए, सममात्रिक ने बताया कि इसमें सारे 4 चरणों में जो संख्याएं होंगी वह समान होंगी। अर्ध सममात्रिक छंद में जैसे मान लीजिए ये 4 चरण है, ठीक। यह प्रथम चरण, यह द्वितीय चरण, यह तृतीय चरण और यह हो गया चतुर्थ चरण। अर्ध सममात्रिक का मतलब यह हो गया कि अर्ध सममात्रिक, यानी कि इसको डिवाइड अगर कर दिया जाए तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। यानी कि प्रथम और तीसरे चरण में जो मात्राओं की संख्या होंगी वह समान होंगी। सपोज कीजिए अगर इसमें 12 मात्रा आती हैं तो तीसरे चरण में भी 12 मात्रा ही आएंगी, है ना। और द्वितीय और चौथे चरण मान लीजिए सपोज कीजिए 13 मात्रा आएगी, तो चतुर्थ चरण में भी 13 मात्रा ही आएंगी, है ना। इसीलिए इसे अर्ध सम कहते हैं, मतलब आधा एक समान और आधा एक समान, इसीलिए हम लोग बोलते हैं अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। अब अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से वर्ण आएंगे हम लोगों ने बताया था। इसमें भी एक हम लोग ट्रिक बताए थे आप लोगों को। कौन सा ट्रिक बताए थे? यहाँ ट्रिक का मेंशन करते हैं। बताए थे 2 बार 16, है ना। यही हम लोगों ने बताया था कि 2 बार 16। 2 का मतलब हो गया था, क्या बताया गया था? 2 का मतलब क्या बताए थे हम? 2 का मतलब बताए थे दोहा, है ना। 2 का मतलब क्या बताए थे? दोहा छंद। बार का मतलब बताए थे बरवे छंद, बरवे छंद। 100 का मतलब बताए थे
सो का मतलब बताए थे क्या, सोरठा छंद, सोरठा छंद। और ल का मतलब बताए थे उल्लाला छंद। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देना तो फिर नीचे दिखाई नहीं देगा। तो उल्लाला, उल्लाला छंद, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना, नहीं तो पता है वो नीचे दिखाई नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सोरठा छंद, ठीक, इतना क्लियर है। यानी कि अर्ध सम्मात्रक में जो ट्रिक है 2 बार सोली, तो हम लोगों ने बताया था कि 2 का मतलब दोहा, ब से बरवें, सोर से सोरठा और उनसे ले से उल्लाला, है ना। अब हम लोग देखेंगे दोहा। दोहा के मान लीजिए दोहा में भी कौन से कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे। अब देखिए इसका ये प्रथम चरण, यह द्वितीय चरण, यह तृतीय चरण और यह चतुर्थ चरण। दोहा में क्या होता है, विषम चरण, विषम का मतलब पहला और तीसरा। जब भी हम विषम और सम की बात करें तो पहला और तीसरा विषम हो गया और दूसरा और चौथा जो है वह क्या हो जाएगा, सम चरण। प्रथम चरण में क्या हो गया, प्रथम चरण में इसमें 13 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। समझ में आया। यानी कि दोहा में विषम चरणों में की जो संख्या होंगी वो 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होंगी, है ना। क्लियर है। अब देखिए, अब हमको अगर दोहा को परिभाषित करना हो तो हम लोग किस प्रकार से कहेंगे कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, जरा दोहा बरवें, ब से बरवें का मतलब 12 और 7, आप लोग ब से बरवें का मतलब 12 और 7 जोड़ लीजिए। ठीक है, और इसे बरवें को हम लोग क्या बोलते हैं, 19 मात्राओं वाला छंद भी कहते हैं ना। कितनी मात्राओं वाला, 19 मात्राओं वाला छंद भी कहते हैं, मात्राओं वाला छंद। क्लियर हुआ। अब देखिए, इसका भी 4 चरण। सपोज कीजिए यह प्रथम चरण, यह द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। इतना क्लियर है। अब देखिए, प्रथम और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होंगी। कितना, प्रथम और तीसरे चरण में अगर हम बात करें तो प्रथम चरण हो गया यह, तृतीय चरण, द्वितीय चरण और यह चतुर्थ चरण। यानी कि प्रथम और तीसरे चरण यानी कि विषम चरणों में 12 मात्राएं होंगी और सम चरण में कितना मात्राएं होंगी, 7 मात्रा। अब बरवें छंद की अगर जो परिभाषा की हम बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बरवा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। क्लियर। इसे 19 मात्राओं वाला छंद भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, सोरठा। सोरठा छंद जो है इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। 1, 3, 2 और 4। चूँकि यह दोहा का उल्टा होता है, हमने यहाँ बताना भूल गया कि दोहा किसका उल्टा होता है, सोरठा का उल्टा होता है। इसी प्रकार से सोरठा किसका उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। चूँकि ये विषम चरणों में 13 मात्रा होती हैं और यह दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है, तो इसके विषम चरणों में कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं होंगी। क्योंकि इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं हो रही हैं, तो इसीलिए यह उल्टा है दोहा का। तो इसमें दूसरे और चौथे चरण में 11, तो इसमें क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। इतना क्लियर है। अब देखिए, सोरठा की अगर हमको परिभाषा देना हो तो क्या देंगे, सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं और यह दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। क्लियर। उल्लाला छंद। उल्लाला छंद में मान लीजिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
अब हम लोग पढ़ेंगे उल्लाला छंद। उल्लाला को हम लोग पढ़ेंगे, यह होता है 15 और 13, है ना। 15, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 15 और 13 मात्राएं। इसमें मान लीजिए 4 चरण होंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। अब पहले चरण में और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में, इसमें मान लीजिए पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो अब हम लोगों को उल्लाला छंद को परिभाषित करना हो तो उल्लाला एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इतना सबको क्लियर है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए विषम सम्मात्रिक छंद, इसको मिटा दें। चूँकि मेरी आदत है आप लोगों को छोटा छोटा लिखते हैं तो दिखाई नहीं देता, इसीलिए नहीं तो ग्राफ के द्वारा एक ही बोर्ड में सारा समेट के रख देती हूँ, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखिए विषम सम्मात्रिक छंद किसे कहेंगे, जिसमें चारों चरणों में, देखिए विषम में, इसमें भी हम विषम छंद को, विषम छंद में ये मान लीजिए 4 चरण हो गए। इसमें मान लीजिए सम्मात्रिक छंद आ गया, है ना। तो इसमें कौन सा आएगा, अर्धसम्मात्रिक छंद आएगा। यहाँ अर्धसम्मात्रिक छंद आएगा तो इसमें आ जाएगा सम्मात्रिक। चूँकि एक के बाद दूसरे में जाने के बाद अलग अलग मात्राएं आ रही हैं, कहीं सम आ रहा है, कहीं अर्धसम आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं, है ना। यहाँ अर्ध आएगा तो यहाँ सम आएगा। यहाँ क्या था कि बराबर था, इसमें क्या था, सब चारों चरणों में बराबर था, लेकिन ये तीनों से अलग है, इसीलिए हम लोग इसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं, है ना। और इसकी हम लोग ट्रिक क्या बनाए थे, इसमें जो ट्रिक बनाया गया था, यह बनाया गया था, क्या बनाया था, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ मेंशन करते हैं ना, थोड़ा सा ट्रिक बनाया गया था। क्या ट्रिक था इसका, कुछ, है ना। इसका बनाया गया था कुछ का मतलब हम क्या बताए थे, कुछ का मतलब होता है कुंडलियाँ, छंद, और 6 का मतलब हम बताए थे छप्पय छंद, है ना। ये क्या हो गया, कुंडलियाँ छंद, और क्या हो गया, छप्पय छंद। अब बताया गया था कुंडलियाँ, ये इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों छंदों को हम लोग कहते हैं संयुक्त छंद, है ना। इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त छंद। चूँकि संयुक्त छंद इसे इसलिए बोला जाता है कि यह 2 छंदों से मिल के बनता है ना। और यह 6 पंक्तियों में लिखा जाता है, हम 6 चरण नहीं बोल सकते, यह 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। और इसका एक नियम है कि यह कुंडलियाँ में पहले दोहा आएगा, दोहा प्लस, और उसके बाद ही रोला आएगा, है ना। और छप्पय में क्या होता है, छप्पय में पहले रोला आएगा, विषम मात्रिक छंद। मान लीजिए 4 चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अगर इसमें सममात्रिक छंद आता है तो इसमें अर्धसम्मात्रिक, अगर इसमें अर्धसम्मात्रिक तो चतुर्थ में सममात्रिक छंद है। क्लियर। और इसका हम लोग ट्रिक का बात किए थे, तो इसका जो ट्रिक होता है ये क्या होता है, कुछ का मतलब होता है, मैंने बताया था, कुछ का मतलब कुंडलियाँ, है ना, कुंडलियाँ छंद। और 6 का मतलब बताया था छप्पय छंद, है ना, छप्पय छंद। और इन 2 छंदों को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त छंद, संयुक्त
छंद। संयुक्त छंद कहने के पीछे एक मात्र रीजन है, क्योंकि कुंडलियाँ और छप्पे दो दो छंदों से मिल के बनते हैं। किससे? दो दो छंदों से मिल के बनते हैं। कुंडलियाँ जो है पहले दोहा छंद और बाद में रोला छंद। रोला छंद से इन दो छंदों से मिल के बनता है कुंडलियाँ। और छप्पे जो है पहले क्या होता है, पहले यहाँ रोला है तो यहाँ रोला छंद और बाद में उल्लाला छंद से मिलकर बनता है। ठीक, अब देखिए कुंडलियाँ जो है और छप्पे 6 पंक्तियों में लिखा जाने वाला छंद है, 6 चरणों में नहीं कह सकते ना, 6 4 5 6 पंक्तियों में लिखा जाने वाला छंद है। प्रथम 2 में दोहा छंद रहता है, 1 मिनट, हाँ दोहा, और अंतिम 4 पंक्तियों में रोला छंद रहता है। ठीक, और इसमें ये चारों पंक्तियों में जो मात्रा आएंगी 24 मात्रा आएंगी, सॉरी 6 पंक्तियों में, तो 24 मात्रा 6 में आएंगी, तो इसका आकार एक 180 अंश के आकार का बन जाएगा। तो इसीलिए इसे 180 अंश कोणीय छंद कहते हैं ना, 180 अंश वाला छंद कहते हैं किसको? कुंडलियाँ को। अगर कुंडलियाँ को हम लोग परिभाषित करना हो तो कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक छंद है। इसके यह 6 पंक्तियों में लिखा जाता है, पहले और दूसरे पंक्ति में दोहा और अंतिम 4 पंक्तियों में रोला छंद होता है। ठीक, और सुनिए कुंडलियाँ छंद जिस शब्द से स्टार्ट होगा, मान लीजिए अगर यहाँ राम शब्द से स्टार्ट हो रहा तो यह राम पे ख़त्म भी होगा। ठीक, और इसके 4 चरणों का जो शब्द जो जिस शब्द से वह स्टार्ट हो रहा, रोला उसी शब्द से शुरू होगा, है ना, क्लियर। अब देखिए रोला, इसमें भी 6 पंक्ति होंगी, 2 3 4 5 6। अब देखिए ये देखिए इसमें इसका प्रथम 4 में रोला रहेगा, है ना, रोला, और अंतिम 2 पंक्तियों में उल्लाला रहेगा। ठीक, उल्लाला छंद। अब देखिए इसके प्रथम 4 पंक्तियों में 26 मात्राएं आएंगी, 26 मात्राएं, और अंतिम 2 पंक्तियों में 28 मात्राएं आएंगी, 28। तो इसका जो प्रारूप बनेगा कुछ इस तरीके का, तो यह हो गया 90 अंश का कोण का जैसा बन जाता है। तो इसीलिए छप्पे छंद को 90 अंश कोणी वाला छंद कहते हैं। क्लियर है? इतना सबको क्लियर? ये चीज़ें रिवीजन करने के लिए बाकी थी। और देखिए इन सब का क्रम बहुत मायने रखता है। अगर प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि कुंडलियाँ छंद है, कुंडलियाँ छंद है, ऑप्शन 1 में रहता है रोला प्लस दोहा, ऑप्शन 2 में रहता है दोहा प्लस रोला, ऑप्शन 3 में रहता है दोहा प्लस सोरठा, 4 में रहता उल्लाला प्लस रोला। तब देखिए ऑप्शन, इसका क्रम क्या है, दोहा के बाद ही रोला आएगा, है ना, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो आप लोगों का सही हो जाए। सेम आगे पीछे करके भी देगा तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ें है तो दोनों एक ही है और दोनों सही है, तो इसलिए ऐसा गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये रहा विषम मात्रिक छंद। ठीक, अब हम लोग मात्राओं की गणना करना भूल गए थे रिवीजन क्लास में, मात्राओं की गणना, तो हम लोग बता देंगे मात्राओं की गणना किस प्रकार से की जाती है। ठीक, आप लोग सेशन को शेयर भी करते रहिए। अगर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। हम अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जो रेयर केस में ही आप लोग कहीं पढ़ पाएँ। ठीक, अब देखिए लघु और मात्रा की गणना करना हम बताए थे। लघु व गुरु
की मात्राओं की गणना, मात्राओं की गणना। अच्छा, बोर्ड पे हैंडराइटिंग कितनी गंदी होती है, कॉपी पे बहुत बेहतर लिखा जाता है, लेकिन बोर्ड पे हैंडराइटिंग का पता ही नहीं चलता कि ये हमारी ही हैंडराइटिंग है ना। इसमें क्या होता है, मान लीजिए पहला ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब जैसे मान लीजिए अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है ना। इनकी जो मात्राएं होती हैं लघु मात्राएं होती हैं, लघु मात्रा। और इनको दर्शाने के लिए अंग्रेजी के किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आई का, है ना। अब देखिए दूसरा जो है, जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु, इसकी भी एक मात्रा होती है, क्लियर। तीसरा दीर्घ स्वर, इसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं ना, इसे लघु स्वर भी कहते हैं, इसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक, और अनुस्वार, और क्या, विसर्ग। इन सब की जो मात्राएं होंगी वह गुरु की मात्राएं होंगी, है ना, गुरु की मात्राएं होंगी। और इसे दर्शाने के लिए अंग्रेजी के कौन से वर्ण का इस्तेमाल करते हैं, यस का, है ना, इसे उल्टा दो भी कहते हैं। इतना क्लियर है, इतना किसी को कहीं दिक्कत। अब देखिए जितने भी संयुक्त वर्ण होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए छ, त्र, सॉरी, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, जैसे बताए थे हम, अगर मान लीजिए अगर हमको सक्षम लिखना हो या फिर कंबल लिखना हो, है ना, तो सुनिए पहले सक्षम, चूँकि ये छ जो है क प्लस श से मिल के बनता है, तो इसका पहला वाला वर्ड जो है वह गुरु मात्रा है, ठीक, और यह सिंगल मात्रा और यह सिंगल मात्रा, ठीक, समझ में आया। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको कंबल लिखना हो तो कंबल यह डबल मात्रा हो जाएगा, गुरु मात्रा, और यह सब लघु मात्रा हो जाएगा। क्लियर है, इतना सबको समझ में आया। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा रुकिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर में और भी चीजें हैं। मान लीजिए आ, ई, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह, इन सब की जो मात्राएं होंगी वह गुरु मात्राएं होंगी, है ना। इनको दर्शाने के लिए अंग्रेजी के यस अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इतना सबको समझ में आया। अब देखिए संयुक्त वर्ण वाले, मान लीजिए चौथा संयुक्त वर्ण वाले, जिसे मान लीजिए हम बताए थे सक्षम, है ना। इसकी अगर हमको गणना करना हो तो हम लोग इसको दो मात्रा, सक्षम को अगर हम लोग गणना करना हो तो क्या कहेंगे, सक्षम को दो, स को दो मात्रा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसका निर्माण होता है क और श से, इसका एक सिंगल और इसका सिंगल। समझ में आया।
अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, है ना, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा, अच्छा चलिए दूसरा हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए शत्रु, अगर हमको लिखना हो शत्रु तो हम क्या करेंगे, शत्रु लिखेंगे। इसकी वजह से यह डबल मात्रा, गुरु मात्रा और यह सिंगल मात्रा, क्योंकि यह कौन सा त प्लस र से मिलके बनता। अगर मान लीजिए जब भी संयुक्त व्यंजन की बात हो तो अगर वह बीच में आ जाता है तो उसका जो पहला वाला वर्ण है वह गुरु मात्रा हो जाएगा और वह सिंगल मात्रा में हो जाती है। क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई शब्द रेफ वर्ण वाला जो र होता है, जैसे मान लीजिए कर्म, अब यह आया तो इसके पहले वाला जो वर्ण होगा वह डबल मात्रा और यह क्या होगा, सिंगल मात्रा। जैसे मान लीजिए अग्र आ गया, ये वाला र, तो इसके पहला वाला वर्ण गुरु और यह सिंगल मात्रा। इतना सबको क्लियर है, कहीं दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। और सुनिए, जैसे सपोज कीजिए एक कोई वर्ण आ गया 80, हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था, इसके पहला वाला वर्ण गुरु और यह भी गुरु, क्योंकि इसका कोई मात्रा होती नहीं, यह इसी की वजह से गुरु मात्रा हो गया और यह डबल मात्रा यानी कि गुरु मात्रा। क्लियर। यह था हम लोगों का कंप्लीट मात्रिक छंद का और रिवीजन पार्ट, और यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णवृत्त और मुक्तक। मुक्तक तो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, वर्णवृत्त का पाठ हम लाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।